नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 20 फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। अभी के लिए केवल न्यूज एनालिसिस है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद एडिटोरियल एनालिसिस भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो और भी कई सारे आर्टिकल्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किया है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इंडियंस ने अपना सिटीजनशिप रिनाउंस किया है ये रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, वो देखेंगे। फिर तेलंगाना का तेजा चिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया का प्लान है सोलार पावर को एक्सपोर्ट करने का, वो देखेंगे। और नेवी प्लान कर रहा है और एक विक्रांत साइज एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए INS विक्रमादित्य रिटायर होने से पहले, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई सारे आर्टिकल्स है, फिक्र मत कीजिएगा, काफ़ी न्यूज़ है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज। इंडियंस गो वेस्ट, टेक अप रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, GS पेपर टू माइग्रेशन। रीजनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पार्लियामेंट में एक डाटा टेबल किया। डाटा के हिसाब से 2022 में 2.25 लाख से ज्यादा इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस किया है। 2011 से अगर आप कंपेयर करोगे ये जो डाटा है सबसे हाईएस्ट है। ये डाटा हमें ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियंस जो इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस किया है ना, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल हो रहा है, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज में जाके सेटल हो रहा है इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एक्सेट्रा। वैसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या फिर HNIs का मतलब क्या होता है? जिनका वेल्थ $1 मिलियन से ज्यादा है या फिर इंडियन मनीज में 8.2 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। हेनली ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट के हिसाब से 3.47 लाख सच पीपल है इंडिया में एज ऑफ दिसंबर 2021। तो देखिए दिसंबर 2021 के हिसाब से इंडिया में 3.47 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से दोस्तों, मतलब जिनका वेल्थ जो है 8 करोड़ से ज्यादा है। ये 3.47 लाख में 1.49 लाख जो है केवल 9 सिटीज में रहने वाले लोग हैं। कौन कौन से सिटीज हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव, अहमदाबाद एक्सेट्रा। ऑब्वियस बात है दोस्तों, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो रूरल एरिया में रहेगा नहीं, वो तो सिटी में जाके सेटल होने के बारे में ही सोचेंगे, सिटी में बड़े बड़े घर बनाएंगे, है कि नहीं। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव एंड अहमदाबाद जैसे सिटीज में 1.49 लाख लोग हैं दोस्तों जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। नाउ ये जो हेनरी ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट है, इनके हिसाब से इंडिया रैंक्ड 4th इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटली हेल्ड वेल्थ आफ्टर द US, चाइना एंड जापान। तो दुनिया भर में प्राइवेटली हेल्ड वेल्थ मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज है, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर जापान में एंड 4th है इंडिया में। अब हम वापस न्यूज पर आएंगे। न्यूज क्या आया है? इंडियंस गो वेस्ट, टेक अप रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये कुछ कंट्रीज का स्कीम है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप उन कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो आपको उन कंट्रीज का सिटीजनशिप इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज है आज की डेट में इस दुनिया में जो रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स चलाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, साइप्रस, पोर्चुगल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जिनके पास पैसे है वही जा पाएंगे, है कि नहीं। तो इंडिया में से हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आजकल बहुत जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, और दूसरे कंट्रीज में जाके वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उधर का सिटीजनशिप भी ले रहे हैं। अगर उधर का सिटीजनशिप लेना है तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का सिटीजनशिप उन्हें रिनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलो नहीं करता है। अगर दूसरे कोई कंट्री का सिटीजनशिप आपने ले लिया, ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आपका चला जाएगा। वैसे देखा जाएगा तो आजकल ये माइग्रेशन बहुत हो रहा है, केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का नहीं। ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ये तो रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में बाहर जा रहा है, उधर सेटल हो रहा है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स बहुत जा रहा है हायर स्टडीज के लिए। ये हायर स्टडीज के लिए US, कनाडा, यूरोप जैसे कंट्रीज में जा रहा है और उधर ही सेटल हो जा रहा है। जो गए वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये बात आपको पता है दोस्तों, क्योंकि उधर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन विद इंडिया। अगर वो वापस आ भी गए फिर भी उनके जो बच्चे हैं वो तो कभी भी वापस नहीं आने वाला है कि नहीं।
तो जो भी है रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। देखिए अलग अलग कंट्रीज का ये जो रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये अलग अलग नाम का है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का EB-5 वीजा है, पोर्चुगल का गोल्डन वीजा है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीजा है, माल्टा का परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है, ग्रीस का ग्रीस रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ये सारे जो प्रोग्राम्स है इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है ये इंडिया में से है और इंडिया में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है, मतलब बहुत सारे इंडियंस को इस तरह सिटीजनशिप मिला है इन कंट्रीज में। ठीक है, देखिए इंडिया इज रियली राइजिंग इन द रैंक्स अमंग सक्सेसफुल एप्लीकेशंस फॉर द पोर्चुगल गोल्डन वीजा, क्लाइंबिंग टू 4th प्लेस इन 2022 फ्रॉम 5th प्लेस इन 2021 एंड 9th प्लेस इन 2020। देखिए पोर्चुगल का जो पोर्चुगल गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, आज की डेट में पोर्चुगल ने वो प्रोग्राम खत्म किया है, फिर भी पोर्चुगल गोल्डन वीजा प्रोग्राम में 2020 में इंडियंस 9th प्लेस में थे, 2021 में 5th प्लेस में पहुंच गया, 2022 में 4th प्लेस में पहुंच गया है। तो इसी तरह अलग अलग कंट्रीज का जो रेजिडेंट्स थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है इसमें इंडियंस का नंबर जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, मैंने आपको बोला ना रेजिडेंट्स बाय इन्वेस्टमेंट में आपको उन कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करना होगा। ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है, मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि पोर्चुगल में आपको 5 लाख यूरो का प्रॉपर्टी परचेज करना पड़ेगा। बेसिकली पोर्चुगल में वो 5 लाख यूरो आपको इन्वेस्ट करना होगा। 5 लाख यूरो माने इट इज अराउंड 4.4 करोड़ रुपीज, वेरास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 8 लाख US है, दैट अमाउंट्स टू अराउंड 6.6 करोड़ रुपीज। तो इस तरह करने से कुछ साल के बाद आप उस कंट्री का सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो वो 5 साल है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपको क्या सीखना है, बेसिकली क्या नोट्स बनाना है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला, माइग्रेशन आजकल बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग इंडियन सिटीजनशिप रिनोन्स कर रहा है और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज का सिटीजनशिप ले रहा है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, है कि नहीं। तो ये माइग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछने का चांसेस ज्यादा है आपका मेंस में। तो मेंस के आंसर रेटिंग में आप इस पर्टिकुलर न्यूज में से कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले पार्लियामेंट में जो डाटा टेबल हुआ, दैट इज 2022 में 2.25 लाख इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप रिनोन्स किया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये ऑब्वियसली रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में आप कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको अलग अलग डाटा निकालना है एक एक न्यूज आर्टिकल में से, इसलिए हम आपके लिए डिटेल्ड तरीके से न्यूज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपके आंसर्स में जब एक एक जेन्युइन डाटा रहेगा ना, जैसे कि पार्लियामेंट में टेबल हुआ एक डाटा, वो ये कहता है कि 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप रिनोन्स किया है, वो एक इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। अब माइग्रेशन से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछोगे, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली जो डाटा टेबल किया पार्लियामेंट में, वो ये कहता है कि 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप रिनोन्स किया है। देन दैट मेक्स एन इंपैक्ट ऑन द आंसर चेकर। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको इस तरह के डाटा चाहिए ना, आपको डिटेल तरीके से न्यूज पढ़ना पड़ेगा और आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल, तेलंगाना's तेजा चिल्ली is hot property in many nations. GS पेपर 3, मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स। ये एक्चुअली एक छोटा सा न्यूज है, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर न्यूज में से मिल जाएगा। वो है तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली के बारे में। रेड चिल्ली का एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है दोस्तों, तेजा वेराइटी। ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है तेलंगाना का खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, और खम्मम डिस्ट्रिक्ट से तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी होता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। एक तो देखिए दोस्तों, इसका कुलिनरी पर्पस है। कुलिनरी पर्पस मतलब कुकिंग पर्पस, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस चिल्ली को यूज किया जाता है। और पेपर स्प्रे का एक मेजर इंग्रेडिएंट है दोस्तों तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली जो है। ठीक है, देखिए कुकिंग पर्पसेस के लिए तो एशियन कंट्रीज ही इंपोर्ट करेंगे तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली को, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे उधर तो ज्यादा स्पाइसी फूड्स वगैरह खाते नहीं है। हम जैसे स्पाइसी फूड्स खाते हैं ना, मसाला वगैरह खाते हैं, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो है, यूरोपियन अमेरिकन लोग जो है, खा नहीं पाएंगे क्योंकि उनका इतना आदत नहीं है। पर तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिल्ली का और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि पेपर स्प्रे बनाने के लिए। और देखिए द ह्यूज डिमांड ऑफ ओलियो रेजिन, ए नेचुरल चिल्ली एक्सट्रैक्ट, इज मेनली ड्राइविंग द एक्सपोर्ट ऑफ तेजा वेराइटी इनटू सेवरल एशियन कंट्रीज। अब ये ओलियो रेजिन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओलियो रेजिन मतलब बेसिकली एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है दोस्तों रेड चिल्ली का। आसान भाषा में
ओलियो रेजिन वाला जो शब्द है ये केवल चिल्ली एक्सट्रैक्ट के लिए नहीं यूज किया जाता है, हर एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट के लिए ओलियो रेजिन शब्द जो है वो यूज किया जाता है। बेसिकली क्या है ना दोस्तों, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रस निकाल के अगर आप एक बोतल में स्टोर करोगे, जैसे कि चिल्ली का ही बात कर लेते हैं। अब एक चिल्ली की स्पेशलिटी क्या क्या है दोस्तों, तीखा है कि नहीं, इसका फ्लेवर भी है। वो तीखापन, वो फ्लेवर, वो स्मेल, उसे जब नेचुरली एक्सट्रैक्ट करेगा ना और एक सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज एक्चुअली ओलियो रेजिन। और एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, तब आपको और आसान तरीके से समझ में आएगा। आपने अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ परफ्यूम देखा होगा, ठीक है, लावेंडर, रोज, सैंडल, जैस्मिन एक्सेट्रा। अब परफ्यूम में ये अलग अलग फ्लावर्स का स्मेल कहां से आता है दोस्तों? क्या ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है? नहीं, इन फ्लावर्स का नेचुरल एक्सट्रैक्ट या फिर ओलियो रेजिन से ही ये फ्लेवर मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ओलियो रेजिन क्या होता है। और एक एग्जाम्पल बता देता हूं, आपने टीयर गैस सुना होगा। टीयर गैस क्या होता है? बेसिकली एक गैस है, वो गैस हमारा आंखों में पड़ने से आंखों से आंसू निकलेगा। ये टीयर गैस बॉम्ब यूज करते हैं पुलिस फोर्सेस। बेसिकली अगर एक मॉब आ गया, मास प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस बॉम्ब फेंका जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए टीयर गैस में कौन सा गैस यूज होता है जिससे हमारा आंखों से आंसू निकलने लगता है, इसलिए इसे टीयर गैस बोलते हैं। अब ये टीयर गैस बनाने के लिए चिल्ली एक्सट्रैक्ट या फिर चिल्ली से जो ओलियो रेजिन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। वैसे टीयर गैस ओलियो रेजिन जो है वो कैप्सिकम से बनता है। कैप्सिकम क्या होता है दोस्तों? एक टाइप ऑफ चिल्ली है जिसे शिमला मिर्च भी बोलते हैं, है कि नहीं, जो भी है। तो देखिए न्यूज क्या आया है, तेलंगाना तेजा चिल्ली इज हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस। तो बहुत सारे कंट्रीज में तेलंगाना का तेजा चिल्ली का डिमांड है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब और एक न्यूज है दोस्तों इसके साथ साथ में, एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चिल्ली फार्मर्स इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू टू रील अंडर द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड लो क्रॉप यील्ड। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, जो तेजा चिल्ली का कल्टीवेशन करते हैं वो फार्मर्स काफ़ी लॉस में है। एक तो देखिए कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इन्हें ज़्यादा यील्ड भी नहीं मिलता है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है, जितना उनको मिल रहा है वो कम है, ठीक है। द चिल्ली acreage has come down drastically from 1.03 lakh acres during 2021-22 to 69,888 acres। बेसिकली देखिए नियर बाई हाफ हुआ है दोस्तों। अगर आप कंपेयर करोगे ना 2-3 साल का कंपैरिजन में आपको पता चलेगा चिल्ली कल्टीवेशन जहां हो रहा है वो एरिया कम हुआ है ड्रास्टिकली, ठीक है। एक तो देखिए अलग अलग रीजंस की वजह से क्रॉप डैमेज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और एक रीजन ये है लोग जो है धीरे धीरे दूसरे क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है। कई सारे लोग कॉटन कल्टीवेशन में लगे हैं क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा है। एक तो हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, दूसरा क्या है, ये लो क्रॉप यील्ड है, ठीक है। सो द लॉसेस सफर्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू फ्लावर थ्रिप्स कॉम्प्लेक्स इन द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2021-22 इज एस्टिमेटेड एट 14.65 करोड़। तो देखिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में रेड चिल्ली फार्मर्स क्युमुलेटिवली 14.65 करोड़ का लॉस बियर किया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बोला लास्ट ईयर चिल्ली फार्मर्स को काफी लॉस सहना पड़ा अलग अलग रीजंस की वजह से। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन था लास्ट ईयर चिल्ली प्लांट्स को एक वायरस इन्फेक्ट किया था, ए न्यू इन्वेसिव थ्रिप्स वायरस। अब ये थ्रिप्स वायरस मतलब क्या होता है? देखिए फ्लावर थ्रिप्स करके एक इंसेक्ट है दोस्तों, जो एक इन्वेसिव इंसेक्ट है। इन्वेसिव इंसेक्ट मतलब वो तेलंगाना का खम्मम रीजन से बिलोंग करने वाला इंसेक्ट नहीं है, दूसरे कोई कंट्री से आया है, ठीक है। दूसरे कोई कंट्री से जो स्पीशीज आते हैं और जो नेटिव स्पीशीज को डैमेज करते हैं उसे आप इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो वैसे चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित नाम के साथ सर्च कीजिए। तो जो भी है लास्ट ईयर ये फ्लावर थ्रिप्स कैरी करने वाला एक वायरस की वजह से काफी क्रॉप डैमेज हुआ था, ये बात बताया जा रहा है। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछने का चांसेस है दोस्तों। फ्लावर थ्रिप्स आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेड चिली फार्मर्स को लॉस होने का मेन रीजन ये था फ्लावर चिप्स ने जो वायरस कैरी किया। अगर आप फ्लावर थ्रिप्स को देखना चाहता है तो ये देखिए दोस्तों, अडल्ट फीमेल वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स, ठीक है। अगला दो छोटा सा न्यूज है दोस्तों, द हिंदू का 2 आर्टिकल है, ये फिल्म्स के पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन इज सेंट्रल ट्रावंकूर स्टेयर्स एट ड्रॉट एज वाटर लेवल ड्रॉप्स ड्रास्टिकली इन ऑल मेजर रिवर्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ये सेंट्रल ट्रावंकूर क्या है दोस्तों? देखिए आज की डेट में ट्रावंकूर नाम का कोई जगह नहीं है। पहले एक ट्रावंकूर किंगडम हुआ करता था केरला साइड में। बेसिकली आज का जो केरला है ना उसका पूरा सथेन पार्ट जो है वो क्या था? ट्रावंकूर किंगडम था। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। 1956 में केरला जब फॉर्म हुआ तब ये ऊपर वाला एरिया भी मद्रास प्रेसिडेंसी से केरला को मिला था,
ठीक है। तो ये पहले का एक किंगडम है। 1947 में, मतलब 1947 के आसपास ट्रावंकूर कोच्चि करके एक स्टेट बना था, ठीक है। ट्रावंकूर कोच्चि स्टेट बाद में केरला स्टेट बना, पर जब केरला स्टेट बना तो मद्रास प्रेसिडेंसी का वेस्टर्न रीजन, बेसिकली मलबार रीजन भी केरला के पास आ गया था। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। पर देखिए अभी भी ये जो रीजन है ना, इसे ट्रावंकूर रीजन बोला जाता है। ऑफिशियली ये नाम अभी नहीं है, अभी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट का नाम केरला है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इधर लिखा है सेंट्रल ट्रावंकूर स्टेट्स ड्रॉट as वाटर लेवल ड्रॉप्स ड्रास्टिकली इन ऑल मेजर रिवर्स। तो देखिए केरला में रिवर्स का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे हो रहा है, क्योंकि देखिए एक तो समर सीजन आने वाला दोस्तों, अब तो शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी मेजर रिवर्स में वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है, स्पेशली सेंट्रल ट्रावंकूर रीजन में। तो सेंट्रल ट्रावंकूर रीजन कौन सा होगा? बेसिकली आज का जो कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस एरिया में जो रिवर्स है उधर पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो इधर एक रिवर के बारे में बताया हुआ है, वो है मीनचिल रिवर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है मीनचिल रिवर कहां पे है, ठीक है। केवल मीनचिल रिवर के बारे में नहीं, मीनचिल, मणिमला, पंपा, ये सारे रिवर के बारे में बताया है। इसमें पंपा रिवर काफी इंपॉर्टेंट है। शबरीमला के बारे में आपने सुना होगा ना, शबरीमला टेम्पल काफी न्यूज में आया था, लॉर्ड अयप्पा डीटी है। तो शबरीमला टेम्पल के आसपास एक मेजर रिवर है, वो है पंपा रिवर। जो शबरीमला विजिट करने जाते हैं वो पंपा रिवर में नहाने के बाद ही विजिट करते हैं, ठीक है। तो ये पंपा रिवर, मणिमला रिवर, मीनचिल रिवर, ये सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। वैसे केरला में टोटल 44 रिवर्स है, ठीक है। उसमें से 41 जो है वेस्टर्न साइड की तरफ बहती है, बेसिकली अरेबियन सी में जाके गिरती है। 3 जो है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली वो ईस्टर्न साइड जाते हैं, ठीक है। बाकी 41 जो है अरेबियन सी की तरफ। तो इतना ही डिटेल से दोस्तों। अगला है सेल्फी विथ डॉटर टू फोकस ऑन सेक्स वर्कर्स इन G20 कंट्रीज। देखिए इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है कि नहीं? तो G20 से रिलेटेड काफी सारे इवेंट्स, कैंपेन्स वगैरह होने वाला है इंडिया में। तो वैसे कैंपेन अब हरियाणा का बीबीपुर विलेज में शुरू हुआ है दोस्तों, और ये कैंपेन का नाम है सेल्फी विथ डॉटर। ये बेसिकली एक सोशल मीडिया कैंपेन है जो सेक्स वर्कर्स का प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का एक्चुअली थीम है सेल्फी विथ डॉटर। मतलब देखिए G20 कंट्रीज में अगर आप देखोगे सेक्स वर्कर्स बहुत है दोस्तों। एक डाटा इधर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स रन इनटू सेवरल लाख एंड दिस फिगर बिकेम मैनीफोल्ड फॉर द G20 कंट्रीज इन रीसेंट ईयर्स। तो रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे सेक्स वर्कर्स का नंबर G20 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इनसे रिलेटेड जो इश्यूज है वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ हो गया, उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, ये सारी बातें। तो ये सबको एड्रेस करने के लिए बेसिकली हरियाणा का बीबीपुर विलेज में एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुआ है सेल्फी विद डॉटर। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, देखिए मोरबी ट्रेजेडी से रिलेटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट आया है दोस्तों। देखिए मोरबी ट्रेजेडी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट किया था इस ट्रेजेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट आया है दोस्तों। वैसे 135 लोगों का डेथ हुआ था मोरबी ब्रिज कोलैप्स की वजह से। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये बोला है दोस्तों, कोरोडेड वायर्स एमंग कॉजेस ऑफ मोरबी ट्रेजेडी। देखिए एक तो ओवरलोड था, एक्चुअली जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब वो ब्रिज में करीब 300 लोग थे, ठीक है। तो कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग था, दैट वाज अ मेजर रीज़न। पर ये ब्रिज कोलैप्स होने का मेजर रीज़न ये था कि ब्रिज का जो वायर्स थे ना वो काफ़ी कोरोडेड थे। वैसे इस ब्रिज का मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और एवा ग्रुप, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है नॉर्थ कोरिया मेक्स फ्रेश थ्रेट्स अगेंस्ट ड्रिल्स, यूएस बॉम्बर्स फ्लाई आफ्टर आईसीबीएम टेस्ट। देखिए प्रेजेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इन 3 कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है कोरियन पेनिनसुला में। कोरियन पेनिनसुला कहां पे है दोस्तों? देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो रीजन है ना दोस्तों, बेसिकली LOC एंड सी ऑफ जापान के बीच में, यह है कोरियन पेनिनसुला एक्चुअली, ठीक है। तो कोरियन पेनिनसुला के सथेन साइड में आपको जापान दिख रहा है, ठीक है। यूएसए काफी दूर है, फिर भी देखिए साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के बीच में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। अब इसमें यूएसए का इन्वॉल्वमेंट क्यों है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यूएसए नॉर्थ कोरिया को थोड़ा बहुत धमकी देना चाहता है। देखिए यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशंस क्या है ये बात आपको मालूम है दोस्तों। और नॉर्थ कोरिया जो है यूएसए की कभी सुनती नहीं है, डरते भी नहीं है, वो भी अलग बात है, ठीक है। वैसे नॉर्थ कोरिया के पास ऑफिशियली कोई वेपन्स तो नहीं है, पर अनऑफिशियली उनके पास बहुत वेपन्स है। वो एक न्यूक्लियर पावर भी है, ऑफिशियली किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी अनऑफिशियली नॉर्थ कोरिया इज ए न्यूक्लियर पावर, ये सब जानते हैं। तो अभी ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रहा है ना,
यूएसए, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। इस वजह से नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, उन्हें डराने के लिए अपना एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया। देखिए नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारे मिसाइल्स है, बहुत सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है, ऐसे मिसाइल्स जिसका रेंज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक है, समझ रहे हो आप। और ये जो मिसाइल्स में न्यूक्लियर वारहेड्स भी है, ठीक है। वैसे देखिए नॉर्थ कोरिया के पास कौन कौन से मिसाइल्स हैं, ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक्यूरेट डेटा तो केवल नॉर्थ कोरियंस के पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। फिर भी देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है नॉर्थ कोरिया के पास इतने सारे मिसाइल्स है। और सबसे पावरफुल है हवासोंग 17, जिसका रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। फिर हवासोंग 15 है, 14 है, 12 है, मुजुदान है, पुक्कुकसोंग है, ठीक है, नोडोंग है, जो भी है, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ कोरिया ने ये हवासोंग 17 का टेस्ट फायर किया, बेसिकली इन 3 कंट्रीज को डराने के लिए किया, बेसिकली यूएसए को डराने के लिए किया। तो यूएसए ने अपना B1B बॉम्बर्स फ्लाई किया कोरियन पेनिनसुला के ऊपर से, ठीक है। तो ये न्यूज आया है दोस्तों, बेसिकली यूएसए ने रिप्लाई दिया करके ये न्यूज आया है। एक्चुअली कौन किसको रिप्लाई दिया ये तो सब जानते हैं, जो भी है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपका रिविजन मांगता है। वन इज हवासोंग 17 के बारे में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, यूएस का B1B बॉम्बर के बारे में, और ऑब्वियसली ये जो मैप है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या हो दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकता है। इतना रेंज जिन मिसाइल्स का है उसे आप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बोल सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्च किया जाता है और ये पावर्ड है एक पर्टिकुलर रीजन तक, इसके बाद ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरेगा। और बैलिस्टिक मिसाइल का जो डिस्ट्रक्शन है ये बहुत ज्यादा है, नॉर्मल मिसाइल से ज्यादा है। नॉर्मल मिसाइल क्या है, टारगेट तक वो कंट्रोल रहता है, पर बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर जगह तक ही वो कंट्रोल रहेगा और ऐसा जगह में छोड़ दिया जाएगा, बाकी उसका जो जर्नी होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा, समझ रहे हो। ये है एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, ठीक है। अगला, इंडिया प्लान्स टू एक्सपोर्ट सोलर पावर ऑफिशियल जीएस पेपर 3 एनर्जी में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए हमारा मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपिंदर भल्ला, हमारा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपिंदर भल्ला साहब ने बोला है कि 2026 तक इंडियन इंडस्ट्री विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स वर्थ 100 गीगावाट्स एनुअली एंड हेल्प द कंट्री बी ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर पावर। देखिए इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल करना फ्रॉम नॉन फोसिल सोर्सेस बाय 2030। ये कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब COP26 हुआ था स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपिंदर भल्ला साहब का कहना है ये टारगेट को तो हम अचीव करेंगे, साथ साथ में हम 100 गीगावाट्स वर्थ सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया बनेंगे नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर पावर। देखिए पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन में लगे हैं, ये बात आपको पता है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है तो हमें फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को यूज करना बंद करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, बेसिकली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अगर जनरेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है सोलर पैनल्स बिछाना होगा। अब सोलर पैनल्स में अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, वो सारे रॉ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन है अगर हम करेंगे इसका डिमांड आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा होगा, वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ये बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वैसे सोलर पैनल्स का या फिर सोलर एनर्जी जनरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा है इधर आपको दिख रहा है दोस्तों, पॉलीसिलिकॉन, इनगोट्स, वेफर्स, सोलर सेल्स, ये सब है, ठीक है। देखिए इधर लिखा है दोस्तों, इंडिया हैज ट्रेडिशनली रिलेड ऑन चाइना मेड कंपोनेंट्स सच एज पॉलीसिलिकॉन वेफर्स नेसेसरी टू मेक मॉड्यूल्स, हायर कस्टम्स ड्यूटी ऑन देम टू मेक इक्विवेलेंट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स मोर कॉम्पिटिटिव हैज श्रंक सप्लाई। देखिए ये जो सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए जो पॉलीसिलिकॉन वेफर्स, इनगोट्स वगैरह यूज होते हैं ना, वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आजकल हम चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहा है ना उसमें हायर कस्टम्स ड्यूटी वगैरह इंपोर्ट किया है। जो भी है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अगर हमें अचीव करना है तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमें डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना होगा। वैसे सेक्रेटरी साहब का कहना यह भी है 30 to 40 गीगावाट ऑफ कंपोनेंट्स हमें डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए चाहिए होगा, बाकी जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे देखा जाएगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आजकल अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह है दोस्तों। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली प्रोडक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट जो है कंपनीज को इंसेंटिव
प्रोवाइड करेंगे। जितना आप प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा, ठीक है। नाउ इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। मैंने आपको बोला हमें 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना है। इससे पहले हमारा टारगेट था दिसंबर 2022 तक हमें 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें 2030 में 500 गीगावाट तक पहुंचना है, ठीक है। पर अभी तक हम केवल 122 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल किया है। मतलब दिसंबर 2022 तक हमारा टारगेट था 175 गीगावाट, पर हमने केवल 122 गीगावाट तक ही पहुंचा। मैं केवल सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, सोलर, विंड, बायोमास एंड हाइड्रो पावर सोर्सेस की बात कर रहा हूं। कुल मिला के ओनली 122 गीगावाट इंस्टॉल हुआ था दिसंबर 2022 तक, वेरास हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का। इसमें से बेसिकली 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट हमें सोलर एनर्जी से जनरेट करना था, वो भी नहीं हो पाया। केवल 62 गीगावाट ही सोलर एनर्जी से हमने इंस्टॉल किया, तो वी आर शॉर्ट बेसिकली। तो शॉर्ट होने का बेसिक रीजन क्या था दोस्तों? बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। मैंने आपको बोला था ना, सोलर मॉड्यूल्स जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो आजकल हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंकरेज किया है, चाइना से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। डोमेस्टिकली अगर हम सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे हमारे लिए सबसे अच्छा वही। फिर सेक्रेटरी साहब अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ कहा है। अब इधर अदानी की बात क्यों हो रही है दोस्तों? अदानी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया का सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में अदानी ग्रुप काफी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए थे रीजन कुछ ईयर्स में। पर अब अदानी ग्रुप के साथ जो हुआ है उससे यह सवाल उठा है, क्या अदानी ग्रुप ये सारे जो प्रोजेक्ट्स कमिट किया है उसे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पर सेक्रेटरी साहब ने बोला है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स कोई एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और भी कंपनी से जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान के बारे में बात हो रही है दोस्तों, पीएम कुसुम स्कीम। ये क्या है दोस्तों? ये बेसिकली ऐसा एक स्कीम है जो फार्मर्स को हेल्प करेंगे रिलायबल डे टाइम सोलर पावर एक्सेस करने के लिए फॉर इरिगेशन पर्पसेस। देखिए क्या बताया जा रहा है, आजकल अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो है इरिगेशन पर्पस के लिए डीजल पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब डीजल पंप यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, उससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। तो अगर आप सोलर पंप्स यूज करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? सोलर पंप्स यूज करने से एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर डीकार्बोनाइज होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा। पर देखा जाएगा तो पीएम कुसुम स्कीम बिहाइंड शेड्यूल है। रीजन इज हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर फार्मर्स। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए पीएम कुसुम स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 34,422 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है टू हैव फार्मर्स और फार्मर ग्रुप्स इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स वर्थ 10,000 मेगावाट। अगर एक इंडिविजुअल फार्मर या फिर एक फार्मर ग्रुप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उनको सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन फार्मर्स को अपने पॉकेट से देना होगा, और फार्मर्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा ना उसके लिए बैंक से फिनेंस मिल जाएगा, और वो फिनेंस में इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह मिल जाएगा। पर आजकल बैंक से जो फिनेंस मिल रहा है बेसिकली फार्मर्स कंट्रीब्यूशन के लिए, फार्मर जब बैंक में जाएंगे वो फिनेंसिंग का जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो ज्यादा है, वो एक फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से पीएम कुसुम स्कीम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो सेक्रेटरी साहब ने बोला है अब वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ फिनेंस वगैरह कम करने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, अगर 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इसके लिए हर एक सेक्टर में एक्टिव इंटरवेंशन चाहिए होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। इंडिया के पास पोटेंशियल है बिकॉज इंडिया इज ए ट्रॉपिक कंट्री। अगर सही तरह गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन होगा तो इंडिया अपना टारगेट को आराम से अचीव कर पाएंगे एंड इंडिया कैन बिकम ए नेट सोलर पावर एक्सपोर्टर। फाइनल न्यूज, Navy plans for another Vikrant size carrier before Vikramaditya retires. GS पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए रीजनली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार साहब ने बोला है इंडियन नेवी इज फाइनलाइजिंग प्लान्स टू रिपीट द ऑर्डर फॉर एन INS विक्रांत साइज इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 विद सम मॉडिफिकेशंस। देखिए प्रेजेंटली इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक है INS विक्रमादित्य, दूसरा रीजनली कमीशन्ड INS विक्रांत, और एक INS विराट था वो डीकमीशन हो गया, ये बात आपको मालूम है दोस्तों। इसमें INS विक्रमादित्य रशियन मेड है कि नहीं, रशिया से हमने खरीदा था, एंड INS विक्रांत जो है हमारा पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, IAC-1, ठीक है। और इंडियन नेवी
आईएनएस विक्रांत साइज का और एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर देने वाला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। यह बोला है एडमिरल आर हरिकुमार साहब ने, हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। क्योंकि देखिए इंडियन नेवी के पास एट ए टाइम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। वैसे 2 से भी काम चल जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए जाएगा तब वो मेंटेनेंस के लिए टाइम बहुत लग जाता है। क्योंकि देखिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहते हैं बहुत बड़ा शिप रहता है कि नहीं। जब ये मेंटेनेंस के लिए जाएगा या फिर रीफिट के लिए जाएगा, तो अगर वो मेजर रीफिट है तो 1 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है। तो तब तक नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा, है कि नहीं। तो अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे तो हमेशा वो 2 वाला जो नंबर है हम मेंटेन कर पाएंगे। बेसिकली हमारा वेस्टर्न फ्लीट और ईस्टर्न फ्लीट दोनों हमेशा संभाल पाएंगे, ठीक है। ऊपर से हमारा आईएनएस विक्रमादित्य जो है काफी पुराना हो चुका है, तो आईएनएस विक्रमादित्य का लाइफ टाइम खत्म होते होते हमारे पास और एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। तो अब अगर ऑर्डर देंगे तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को कम से कम 8 साल चाहिए वो पूरा बनाने के लिए। तो इसलिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कह रहा है दोस्तों और एक ऑर्डर देने वाला है शिपयार्ड को आईएनएस विक्रांत साइज का एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, ठीक है। वैसे आईएसी 1 बेसिकली अभी का जो आईएनएस विक्रांत है उसका साइज है 44,000 टन, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे, 44,000 टन से डिस्प्लेसमेंट। और आईएसी 2 जो होगा प्लान किया है वो 65,000 टन का होगा, ठीक है। वैसे आईएनएस विक्रांत की बारे में बात करें जो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सितंबर 2022 को कमीशन हुआ था। अभी एविएशन ट्रायल्स चल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे मेजर पर्पस क्या है, इसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग होना चाहिए। तो अब उसके लिए एविएशन ट्रायल्स चल रहा है अभी आईएनएस विक्रांत में। और आईएनएस विक्रांत कंप्लीटली ऑपरेशनल होने वाला है एंड ऑफ 2023 तक, बेसिकली इसी साल का एंड तक ये कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत का लेंथ जो है 262 मीटर है दोस्तों और 62 मीटर वाइड है। डिस्प्लेसमेंट है exactly 44,800 tons and it is powered by 4 General Electric LM2500 engines, maximum speed है 28 knots का and endurance है 7,500 nautical miles का। और इस शिप में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड यूज होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जिसे स्टोबार बोलते हैं। whereas IAC 2 में कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी दैट इज कैटोबार यूज होगा। अब मैं आपको स्टोबार एंड कैटोबार क्या होता है, इसके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये ब्रीफली बता देता हूं। सबसे पहले स्टोबार, हमारा आईएनएस विक्रांत में स्टोबार टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है दोस्तों। स्टोबार इज इक्विप्ड विद ए स्काई जंप फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट एंड ए सेट ऑफ 3 अरेस्टर वायर्स फॉर देयर रिकवरी ऑन बोर्ड। होता क्या है दोस्तों, शॉर्ट टेक ऑफ मतलब क्या होता है, देखिए आपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट देखा होगा जो रनवे में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टेक ऑफ करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव करना होता है तब जाके विंग्स को लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिफ्ट मिलना बहुत जरूरी है, पर एयरक्राफ्ट कैरियर में इतना जगह कहां है, इतना दूर आप जा नहीं सकते, मैक्सिमम 250-300 मीटर तक रहता है, तो शॉर्ट टेक ऑफ करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर एक एयरक्राफ्ट को ऊपर उड़ना है, लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट या तो आप वो स्पीड प्रोवाइड करो एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, या फिर और कोई प्रोविजन होना चाहिए ताकि एयरक्राफ्ट का जो विंग्स है उसे लिफ्ट मिल जाए ऊपर उड़ने के लिए। तो इस तरह एक प्रोविजन है दोस्तों स्काई जंप। स्काई जंप मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये जो एलिवेटेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं स्काई जंप। अब स्काई जंप का फायदा ये है, एयरक्राफ्ट इधर से आएंगे, ठीक है, जैसे ये स्काई जंप में एंटर होगा एयरक्राफ्ट का जो पोजीशन है वो ऐसे होगा ना, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ होने से क्या फायदा है ना, विंग्स को ज्यादा लिफ्ट मिल जाएगा, तो ऐसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओनली लाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे टेक ऑफ कर पाएंगे। अगर एयरक्राफ्ट में ज्यादा कोई पेलोड है, मतलब ज्यादा वेट है, ज्यादा कोई इक्विपमेंट्स वगैरह फिट किया है, बॉम्ब मिसाइल वगैरह फिट किया है, तो इस तरह शॉर्ट टेक ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना लिफ्ट नहीं मिलेगा स्काई जंप यूज करने से, थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो हेवी एयरक्राफ्ट को अगर टेक ऑफ करना है, मतलब ज्यादा पेलोड जिन एयरक्राफ्ट में, उसके लिए कैटोबार यूज करना पड़ेगा। कैटोबार क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये स्टोबार को कंप्लीट करने दीजिए। अब स्टोबार से टेक ऑफ तो हो गया, अब लैंडिंग कैसे होता है, अरेस्टेड रिकवरी होता है। अरेस्टेड रिकवरी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए डेक में 3 अरेस्टर वायर्स रहता है दोस्तों। ये फोटो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूं पिक्चर बना के। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक है। अब अरेस्टेड रिकवरी में क्या होता है, 3 अरेस्टर वायर्स यूज किया जाता है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट इधर से आएंगे, एयरक्राफ्ट के नीचे एक हुक रहता है दोस्तों, वो हुक जो है इन अरेस्टर वायर्स में लॉक होना है, तब जाके अरेस्टर वायर एयरक्राफ्ट को रोक देगा। अब 3 अरेस्टर वायर क्यों प्रोवाइड किया है, अगर इसमें लॉक नहीं हुआ तो इसमें लॉक होना चाहिए, अगर इसमें भी लॉक नहीं हुआ तो इसमें लॉक होना चाहिए। अब आप पूछोगे तीसरे में भी अगर लॉक नहीं हुआ
तो पायलट को जल्दी विद इन ए सेकंड डिसीजन लेना चाहिए कि अगेन टेक ऑफ होगा। समझ गए? तो इसे बोलते हैं अरेस्टेड रिकवरी। इसके लिए 3 अरेस्टर वायर्स यूज किया जाता है डेक में। तो इसलिए कहते हैं ये जो अरेस्टेड रिकवरी होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, पायलट्स को विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कैटोबार के बारे में, दैट इज कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। देखिए इसमें भी अरेस्टेड रिकवरी है। तो अरेस्टेड रिकवरी क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको समझना है कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ क्या होता है। देखिए इसमें एयरक्राफ्ट को असिस्ट करता है कैटापुल जो है। कैटापुल बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डेक में फिटेड रहता है। अभी जो कैटापुल है ना, ये हाई स्पीड में ट्रैवल करता है डेक में, ठीक है। तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्रंट व्हील जो है कैटापुल के साथ अटैच करेंगे और कैटापुल एयरक्राफ्ट को लेके जाएंगे। मतलब कैटापुल हेल्प करेंगे एयरक्राफ्ट को एक सफिशिएंट स्पीड अचीव करने के लिए। इतना स्पीड में कैटापुल एयरक्राफ्ट को लेके जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट को स्पीड मिल जाएगा टेक ऑफ करने के लिए। समझ रहे हो आप? अगर आपको डाउट हो रहा तो बस आप कैटाबार करके यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। बस मैंने आपको ब्रीफ आइडिया बता दिया। नाउ स्टोबार एंड कैटोबार में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा अच्छा है दोस्तों? अगर आप फिनेंशियल एरिया में देखोगे तो स्टोबार काफी इकोनॉमिकल है अगर आप कैटोबार से कंपेयर करोगे। पर कैटोबार से फायदा क्या है ना, कैटोबार में जैसे मैंने आपको पहले बोला हाई पेलोड वाला एयरक्राफ्ट वगैरह टेक ऑफ कर सकता है, मतलब उसमें वेट एक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टोबार में क्या है ना, उतना वेट कैरी नहीं कर पाएगा, उतना लिफ्ट नहीं मिलेगा। पर कैटोबार में क्या है ना, ये जो कैटोपोल है ये सफिशिएंट स्पीड दे देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, इसलिए कोई इश्यू नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।